हाय फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज ले रहे हैं साइंस 1 का लेसन नंबर 2, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब इसके अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले और बहुत सारे कंसेप्ट्स भी लर्न करने वाले कि क्या क्या होने वाला है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता था। मतलब कि जो हम बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इनका अरेंजमेंट और साथ ही ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि मेटल्स या नॉन मेटल्स, सिर्फ यही दो चीज़ें थी जो क्लासीफाई की जाती थी। उसके बाद में जैसे जैसे स्टडीज़ आगे बढ़ती गई और ज़्यादा रिसर्च होता गया, तो और एक क्लास उसके अंदर ऐड कर दिया गया, वो था हमारा मेटलॉइड का। ओके, और जैसे जैसे लोगों की नॉलेज बढ़ती गई, साइंटिस्ट ने और रिसर्च की, तो उसके लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग मेथड्स ढूंढने शुरू किए। जिसमें से पहला जो मेथड था वो था डॉबेरिनर्स ट्रायड। अभी जो साइंटिस्ट था डॉबेरिनर ने कुछ प्रॉपर्टीज़ सजेस्ट की थी कि जो एलिमेंट्स है उनको हम रिलेट कर सकते हैं उनके एटॉमिक मासेस के ऊपर। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर। और एक चीज़ उन्होंने बोला कि जो उन्होंने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले 3 एलिमेंट्स जो हैं उनको एक ग्रुप में अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है और अगर उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो उन 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया उन्होंने। ठीक है, और कैलकुलेट किया। अब देखिए, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मेरे पास में कुछ फ़ोटोज़ है, वो एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि वो देखिए वो किस तरीके से उन्होंने किया हुआ है एक्सप्लेन। तो ये देखिए यहाँ पे लिथियम दिया हुआ है 7, और जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज़ 39 पोटेशियम के वाला। ओके, अब इनको ऐड कर लेते हैं हम लोग। 39 + 7 कितना आंसर आता है? आंसर आता है 46। इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? 23। तो देखिए जो बीच का नंबर है, मिडल एलिमेंट दैट इज़ सोडियम, उसका एटॉमिक मास मिल जाता है हमें 23। वैसे ही अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कैल्शियम, सेलेनियम एंड बेरियम, ये 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है। ऐड करके देखते हैं हम, इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 137, और 40 को आप प्लस करते हो तो वो होता है 177। इसको आप 8 से डिवाइड करते हो तो अप्रॉक्सीमेट 88.5 के आसपास आंसर आता है। तो देखिए ये जो आंसर है ये भी राइट आ गया है। दूसरा ग्रुप का भी आंसर देखिए बराबर है। अब आ जाते तीसरे ग्रुप की तरफ। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। ओके, जो 3 ग्रुप आपको दिख रहे हैं इन तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। 35.5 क्लोरीन, आयोडीन 127 एटॉमिक मास, ब्रोमियम का मास आता है 80 यूनिट। ओके, तो ये था डॉबेरिनर का ट्राइड मतलब क्या कि 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप, और ऐसे उन्होंने सिर्फ 3 ही ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने 4th ग्रुप बनाने की कोशिश की, देखिए जहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनियम जब उन्होंने साथ में लिया और उन्होंने सोचा कि इसका भी वही सेम आंसर आएगा जैसा कि पहले 3 ग्रुप्स में आया, तो 31 तो कहीं से आता ही नहीं था आंसर, ये बहुत ही दूर था। देखिए इसका आंसर आया 44.5। तो मतलब कि पहले 3 ग्रुप तक तो ठीक था बट आगे नहीं हो पाया वो। तो देखिए रिकैप में देखिए कि क्या क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए। उसमें डॉबेरिनर ने जो है वो सबसे पहला अटेम्प्ट किया कि एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करना है। उन्होंने बोला कि एटॉमिक मासेस के ऊपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ते हैं उसी अरेंजमेंट में हमें जो है वो एलिमेंट्स को रखना पड़ेगा। अब डॉबेरिनर के ट्राइड्स में क्या थे कि उन्होंने बोला था कि 3 एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है उनको एक ग्रुप में डाला जाएगा, और जो पहला और लास्ट एलिमेंट है वो मिडल एलिमेंट का, मतलब उन दोनों का एडिशन कर दीजिए और एवरेज निकालिए तो हमें मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाता है उससे। लिमिटेशन क्या था भाई, मतलब ये सारी चीज़ें पता तो चल गई, लेकिन ये जो ट्राइड थे ये सिर्फ ओनली 3 ट्राइड्स आउट ऑफ 25 एलिमेंट्स।
तो जो पहले 25 एलिमेंट्स थे उसमें से सिर्फ 3 ट्राइड्स निकल सके, 3 ही ग्रुप बन सके। आगे चौथा ग्रुप आपको मैंने दिखा दिया कि चौथा ग्रुप जो है ये वाला, ये बनता ही नहीं है। तो ये 3 ग्रुप्स तक तो ठीक था, लेकिन उसके आगे ये नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये था उसका लिमिटेशन। ओके, चलिए दोस्तों सेकंड देखते हैं कि क्या है हमारा क्लासिफिकेशन के लिए। सेकंड था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो जो न्यूलैंड था उसने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया था। ठीक है, और क्या क्या बोला था उसमें कि जो एलिमेंट्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इस तरीके से अरेंज किया जाएगा। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट। न्यूलैंड्स compared this similarity with the octaves in the music, and he called the observed similarities as law of octaves. There were some limitations to this theory. हम लोग limitations पे थोड़ा बाद में आते हैं। मेरे पास में कुछ फ़ोटोज़ हैं, हम लोग वो देख लेते हैं पहले। तो आपने म्यूज़िकल नोट्स तो देखा हुआ है, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो देखिए सा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे वापस सा शुरू हो जाता है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो होगी हमारी सेम, ऐसा न्यूलैंड्स ने बोला था, इसलिए उसको नाम दे दिया गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, देखिए एवरी 8th एलिमेंट हैज़ अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। अब इसकी वजह से यहाँ पे देखिए ये जो टेबल मैंने दिखाया है इसके अंदर आपको जो है देखिए हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम केमिकल प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि ये है हमारा, अगर हम कंसीडर करते हैं लिथियम है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ से काउंट कीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th वाला एलिमेंट प्रॉपर्टी देखिए सोडियम की सेम। अगर हम सोडियम को कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट, तो वापस काउंट करते कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और वापस पोटेशियम पे आ जाते हैं। तो देखिए ये इस स्लॉट के अंदर की ये जो सारे एलिमेंट्स थे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, सिमिलर थी, और इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी प्रूव हुई, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज करने का मौका मिला साइंटिस्ट को। ठीक है, जहाँ पर ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर आपको जो है ये डॉबेरिनर ट्रेड्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। देखिए ये जो डॉबेरिनर ट्रेड है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो डॉबेरिनर के ट्रेड्स भी इसी के साथ में सेटिस्फाई हो रहे थे इस टेबल के अंदर। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो है ये बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी गई थी, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि भाई कैल्शियम तक तो सारी चीज़ें बराबर चल रही थी, उसके आगे से ये जो सारे एलिमेंट्स है यहाँ पर सारी गड़बड़ होनी शुरू हो गई। और साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए एक ही स्लॉट के अंदर दो एलिमेंट्स दिखाई देंगे आपको। ओके, मैं सर्कल करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट्स हैं जिनको एक ही स्लॉट के अंदर रखा गया है। जैसे कि ये कोबाल्ट और निकल जो है एक ही इसमें रखे हुए, और एक ही स्लॉट के अंदर गैस भी है, मेटल भी है और लिक्विड भी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर थी ना। ओके, तो यहाँ पर गड़बड़ होनी शुरू हुई वो, और इसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस भी आ गए। ठीक है, तो देखिए पहला लिमिटेशन था कि इट वाज वैलिड ओनली टिल कैल्शियम, और दूसरा लिमिटेशन क्या था? दूसरा लिमिटेशन था द सेकंड लिमिटेशन अरोज व्हेन न्यूलैंड्स एडजस्टेड मल्टीपल एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक मासेस इन वन स्लॉट। एक ही स्लॉट के अंदर, मैंने थोड़ी देर पहले वहाँ पे सर्कल करके दिखाया था कि एक ही स्लॉट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स जो है उनको सेट कर दिया, मल्टीपल एलिमेंट्स को वहाँ पे सेट कर दिया। कोबाल्ट और निकल को जो है सेम स्लॉट दे दिया गया। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन सेम ग्रुप में अरेंज कर दिए, जिनके तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे इनके लिमिटेशंस न्यूलैंड्स के। यहाँ पर हम लोग नोट्स के अंदर भी देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ था। देयर वर सम लिमिटेशंस टू दिस थ्योरी एज हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि प्लेस्ड सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन ऑक्टेव। ये भी मैंने बता दिया आपको, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को साथ में डाल दिया। न्यूलैंड्स ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो ये
उस टाइम पे ऑलमोस्ट 64 एलिमेंट्स के आसपास डिस्कवर थे, उससे ज़्यादा हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए थे। 118 एलिमेंट्स है, इतने सारे एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर नहीं हुए थे। साथ ही साथ ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था प्रॉपर तरीके से, उसके आगे के इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ होनी शुरू हुई। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड डिड नॉट फिट इन द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जब जब नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर फिट नहीं बैठ रहे थे, प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट थी और उस तरीके से गड़बड़ होनी शुरू हो गई। न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट्स एक साथ रखे थे एक ही बॉक्स के अंदर, जैसे कि मैंने बोला कि एक स्लॉट के अंदर बहुत सारे दो एलिमेंट्स जो थे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स रखे ताकि न्यूलैंड्स को लग रहा था कि सारे एलिमेंट्स जो है ये पूरा टेबल मेरा बन जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें कर दी गई, और जो जैसे कि कोबाल्ट और निकल है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ठीक तरीके से स्टडी नहीं किया गया, एटॉमिक मासेस को ठीक तरीके से स्टडी नहीं किया गया, और इसलिए उनको डाल दिया एक ही स्लॉट के अंदर। देखिए आगे देते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है? मेंडलीव ने भी वही सेम चीज़ की, उसने भी यही बोला कि एटॉमिक मास को कंसिडर करना चाहिए, और उसने 63 एलिमेंट्स जो उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और ये बन गया उनका पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो भी कंसिडर की जाती थी, जैसे कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव के अंदर सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जा रही थी, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों देखा जाता था। ठीक है, मेंडलीव फाउंड दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल। जो जैसा कि न्यूलैंड ने बोला था कि हर 8 एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, तो वैसे ही मेंडलीव ने भी यही फाउंड आउट किया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होगी एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में। ठीक है, एक डेफिनेट टाइम के बाद में कुछ एलिमेंट जो है वो मिलेंगे हमें जो जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अब ये आपको लर्न करना है अच्छे से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये है लॉ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव लॉ। ठीक है, इसको मेंडलीव लॉ कहते हैं, तो इसको आपको लर्न करना है अच्छे से, मेंडलीव लॉ को। और साथ ही साथ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मासेस। तो आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से लर्न करनी है। ओके, अब देखिए क्या दिया हुआ है, वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए थे, वर्टिकल कॉलम्स का नाम दिया गया था ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे उनको नाम दे दिया गया था पीरियड्स। मतलब कि पीरियड जो है वो इस तरीके से ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, मैं लास्ट में ले जाता हूँ, इस PDF की लास्ट में आ जाते हैं। देखिए ये जो है ये पीरियड नंबर 1, पीरियड 2, पीरियड 3, तो इस तरीके से देखा जाता था पीरियड्स को। ओके, कौन से पीरियड में लाई करता है, मैंगनीज कौन से पीरियड में है, तो फोर्थ पीरियड में। ठीक है, सोडियम जो है वो 3rd पीरियड में आता है, और ग्रुप्स जो थे वो वर्टिकली देखे जाते थे, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो है ये हमारा 18th कंसिडर किया जाता था। ये नोबल गैसेस का ग्रुप है पूरा का पूरा, नोबल गैसेस है। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन, इस तरीके से ये जो है ये नोबल गैसेस का कॉलम है पूरा का पूरा ग्रुप्स का, 18th, और यहाँ तक है 17। ओके, वापस आ जाते हैं हम लोग, क्या क्या चीज़ें देखी गई। ठीक है, तो आपको ये समझ गया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप और जो पीरियड्स है वो किस तरीके से बनाए गए। अब मेरिट्स क्या क्या थे, क्या क्या चीज़ें अच्छी मिली हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। एटॉमिक masses of some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties। कुछ एलिमेंट्स जो थे उनके एटॉमिक मासेस जो है वो रिवाइज हो गए, मतलब कि उनको मेजर किया गया और पता चला कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर गलती हुई वो यहाँ पर सुधारी गई, और उनको जो है वो प्रॉपर प्लेस जो है पीरियोडिक टेबल में मिल गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। सेकंड क्या था मेरिट उसका कि मेंडलीव केप्ट वेकेंट प्लेसेस
इन पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। मतलब कि मेंडलीव ने जो है वो जगह छोड़ दी कि भाई एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, ठीक है, एक का सिलिकॉन, इस तरीके जर्मेनियम, ये सारी चीज़ें जो बाद में जाके मिली, गैलियम, तो इन जैसे एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह पहले से ही छोड़ के रखी थी, स्लॉट्स बना के रखे थे, लेकिन वहाँ पर वेकेंट स्लॉट्स थे, वहाँ पर कोई एलिमेंट रखा नहीं गया था। उन्हें मालूम था कि आगे जाके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होंगे, तब यहाँ पर जाके ऐसे ऐसे प्लेस कर दिए जाएंगे, ठीक है। देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व्ड फॉर नोबल गैसेस। 17 ग्रुप तो बना दिए थे, 18th ग्रुप तो नहीं बनाया था, ठीक है। नोबल गैसेस उस टाइम पे मालूम नहीं थी। However, when noble gases such as helium, neon, argon was discovered towards the end of the 19th century, Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table, in which noble gas were fitted very well. बहुत ही easily जो 17 ग्रुप थे उसके बाजू में जो है ज़ीरो ग्रुप बनाया जाए, मतलब कि 18th ग्रुप, हम जिसको 18th ग्रुप बोलते हैं, वो बना दिया गया, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया गया। मतलब कि उसके एलिमेंट्स में से कहीं पे आगे पीछे नहीं किए गए एलिमेंट। जैसे कि ऑक्टेव्स की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट जो मल्टीपल एलिमेंट्स एक स्लॉट के अंदर डाले गए, वैसा कुछ किया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। नोबल गैसेस भी मिल गए। अब आ जाते हैं डीमेरिट्स के ऊपर। डीमेरिट्स भी थे भाई, जैसे जैसे डिस्कवरी होती है उसके ऊपर डीमेरिट्स भी निकलते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स क्या था? द होल नंबर atomic mass of element cobalt and nickel is same. Therefore, there was an ambiguity regarding their sequence in Mendeleev periodic table. ये अभी तक भी डिस्कवर नहीं किया गया कि भाई कोबाल्ट पहले आएगा या निकल पहले आएगा। तो ये समझ ही नहीं आया कि दोनों के एटॉमिक मासेस जो है ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहे थे, तो पहले किसको रखना है? केमिकल प्रॉपर्टी वाले को, फिजिकल प्रॉपर्टी वाले को, किसको पहले रखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमेशा एक डाउट बना रहा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस, ठीक है। उनके सीक्वेंस के ऊपर ये हमेशा का डाउट रहा था। फिर आ जाते हैं आइसोटोप्स, जो है उस टाइम पे डिस्कवर हुए नहीं थे। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल, एज आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, अ चैलेंज वॉज posed in placing them in Mendeleev periodic table. मतलब कि there was no place for isotopes in Mendeleev periodic table. मतलब कि आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि उनके तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं, मतलब कि एटॉमिक मासेस होते हैं अलग अलग। और मेंडलीव ने बोला था कि हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को कंसिडर करते हुए करना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। थर्ड लिमिटेशन क्या था? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म. इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स. अब यहाँ पर जो है ना, एटॉमिक मासेस के ऊपर अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के ऊपर अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो बोला जाता था कि भाई यूनिफॉर्म नहीं है वो, मतलब कि 12 ग्राम, 14 ग्राम, 16 ग्राम, 18 ग्राम, ये यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग मास है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. किसी का 20 ग्राम्स 20 यूनिट का मास निकलता था, किसी का डायरेक्टली 38 यूनिट का मास निकलता था. तो यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ थी कि जब दो कोई हैवी एलिमेंट्स मिलते थे, उनके बीच में से प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल था कि इसको कहाँ पे प्लेस किया जा सके, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे कि जो डिस्कवर नहीं हुए, और फिर इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम भी अराइज हुआ. हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो अभी भी सही तरीके से दिया नहीं गया था. हाइड्रोजन जो है वो हैलोजेंस के जैसी प्रॉपर्टीज़ शो करता है. मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है ना, Cl2 H2 F2, फ्लोरीन के जैसा सेम फार्मूला है. In the same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metals of group 1. There is a similarity in molecular formula of the compounds of hydrogen alkali metals, that is sodium, पोटाशियम. देखिए इनकी वैलेंसी जो है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है. तो क्या ये एल्कली मेटल है? पहले हमने क्या बोला, क्या वो हैलोजन है ग्रुप 1 में?
क्या वो सोडियम के जैसा एक एल्कली मेटल है, ठीक है, formed with chlorine and oxygen. On considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is in the group of alkali metals or in the group of halogens. तो भाई इसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाया कि ये एल्कली मेटल्स में रखा जाए कि ये हैलोजेंस में रखा जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे 3-4 मेरिट्स जो हम लोगों ने देखे। 4 मेरिट्स में हम लोगों ने पहले देखा कि एक तो वो एटॉमिक मास के ऊपर कोबाल्ट और निकल की प्लेस जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए। आइसोटोप्स के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं थी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस जो है उसमें कभी भी यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिली। इसकी वजह से हैवी एलिमेंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि कितने हैं दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में, और कितने एलिमेंट्स मिलेंगे कुछ नहीं मालूम था। हाइड्रोजन की पोजीशन भी हम लोग अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए यहाँ पे, ठीक है, कि वो हैलोजन है या फिर वो एल्कली मेटल है, तो उसको किस ग्रुप में रखना है, ठीक है। तो जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये 4 जो डीमेरिट्स थे इसमें से 3 डीमेरिट्स जो है वो पूछे जाते हैं ज़्यादातर। इनको अच्छे से लर्न कीजिए आप, ओके। अब आ जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर। बहुत ही सिंपल है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आज का आपके पास में पीरियोडिक टेबल है जो हम लोग टेक्स्ट बुक में से लर्न करते हैं, वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड, मतलब हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मॉसली इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया था, ठीक है। क्या डिफाइन किया था उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में? उन्होंने बोला था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, नंबर्स बोला हुआ है। मैंने इससे पहले भी डॉबेरिनर ट्राइड के टाइम पे भी मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी मेंडलीव्स लॉ जो है उसके अंदर हमने बोला था कि वहाँ पे एटॉमिक मास है, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास जो है एटॉमिक मास वो आता है कुछ समझ लो 23.36, 24.81, ऐसे अलग अलग नंबर्स आते हैं, लेकिन डेसिमल में आते हैं जब भी उनको मेजर किया जाता है तो एटॉमिक मास को। तो जो हेनरी मॉसले था उन्होंने बोला कि एटॉमिक मास से कंसीडर न करते हुए हम लोग उनको एटॉमिक नंबर्स पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर्स पे कंसीडर करेंगे तो हम लोग इजीली उसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, 1 2 3 4 5 6, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये 1 2 3 4 नंबर्स एटॉमिक नंबर्स के ऊपर इनको अरेंज किया गया है, और ये इजी कंसेप्ट भी हो गया फिर आगे जाकर। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या बोला हुआ है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने ये बोल चुका है कि एटॉमिक नंबर्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे हैं इसको एक्यूरेट, वो है एटॉमिक नंबर्स की वजह से, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। स्ट्रक्चर क्या था, सेम यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, इट कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोल्स, मतलब 7 पीरियड्स, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, और ग्रुप कितने हैं, 18, तो मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 18 तक, ओके। 2 हो गए ये। अरेंजमेंट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इज इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। एटॉमिक नंबर इज इंडिकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्सेस, जो बॉक्स बना हुआ है उसके बीच में समझ लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम, तो यहाँ पे आपको लिखा होगा 11, मतलब उसका एटॉमिक नंबर। 2 rows आर शोन सेपरेटली, दीज आर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, ओके। ये 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के है। आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के जो भी एलिमेंट्स है वो 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। पीरियोडिक टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, SPDF, तो 4 ब्लॉक्स है। SPDF की भी आपको अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 10th स्टैंडर्ड में। हम लोग KLMN शेल्स के ऊपर भी इनको ईजीली वैलेंसीज जो है वो ईजीली फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये वाला SPDF वाला पार्ट हम लोग स्किप करते हैं, ओके। हम लोगों ने 3 चीज़ें की है आज की इसमें, वो है डॉबेरिनर ट्राइड, मतलब 3 ग्रुप का एक 3 ग्रुप्स बने थे, हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स होते थे। 3 एलिमेंट्स में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो हम लोग
उसका एवरेज निकाल के मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास पता करते थे। उसके बाद हमने किया न्यूलैंड्स ऑक्टेव, हर 8th एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर रहेगी, और उसको हमने सारे गामा प ध नि सा उसके ऊपर हम लोगों ने डिराइव किया उसको। मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल कुछ हद तक जो है बहुत ही एक्यूरेट था, लेकिन उसके अंदर एक गड़बड़ थी कि वो एटॉमिक मासेस के ऊपर सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहा था, लेकिन जो आगे जाके गलत साबित हुआ। उसकी वजह से बहुत सारे डीमेरिट्स भी निकले उसके, हम लोगों ने उसके 4 डीमेरिट्स किए। उसके बाद में हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। ओके, हम लोग कल की वीडियो में इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।